वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास स्टार्ट हो रही है। इकोनॉमिक्स आप कवर करोगे इसमें। क्लास आपकी जो क्लास है उसको हम थोड़ा फास्ट चलाएंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जल्दी आने वाला है। ओके, क्योंकि आपकी क्लास का एग्जाम जल्दी आने वाला है तो क्लास थोड़ी चलेगी फास्ट और आप सभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए भाई। और क्लास का आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज बैंकिंग इन इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज हम बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। और आई थिंक आपकी क्लास आज 2 आवर्स होगी। अभी फिलहाल 1 आवर है एंड इसके बाद आपकी क्लास 2 to 3 में होगी। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। 2 से 3 में सेम क्लास इकोनॉमिक्स की होगी और अभी फिलहाल 12 से 1 में आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की है। ओके, तो जो बैंकिंग का पोर्शन रह जाएगा उसको हम 2 से 3 में भी कंप्लीट करेंगे। तो जो अभी होंगे वो प्लीज आप 2 से 3 में भी रहिए। ठीक है जी, चलो बेटा। बैंकिंग में सबसे पहले हमको देखना है कि बैंकिंग होती क्या है, बैंक मतलब क्या। देखो सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगी बैंकिंग। आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई क्या है, वो कैसे नोट छापता है, कैसे काम होता है इसमें। ओके चलो, तो इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं अभी फिलहाल बैंकिंग की। इसके अंदर हम कवर करेंगे पहले अच्छा क्वेश्चन यही है कि बैंक होते क्या हैं, बैंक का क्या काम है, बैंक कैसे काम करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन प्रजापति। भाई बैंक क्या काम करता है बेटा, क्या लिखा गया है साफ साफ, ये लिखा गया है साफ साफ कि भाई बैंक क्या काम करेगा, बैंक कैसे काम करेगा, वो सब हम पढ़ेंगे। बैंक क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं बेटा। पहले हम यहाँ पे कवर, क्या हो रहा है ये, आ गया। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, लेकर आएंगे उसको भी। आ गया। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हम पहले पढ़ लेते हैं आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। इंडिया में सबसे बड़ा जो बैंक है, जो बैंकों का भी बैंक है, वो आरबीआई है। उसमें गवर्नमेंट के भी अकाउंट होते हैं, उसमें बैंकों के भी अकाउंट उसमें होते हैं। इट मीन्स बेटा आरबीआई बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है। आरबीआई फादर ऑफ बैंक है, आरबीआई को हम बैंकों का फादर कह सकते हैं। आरबीआई सरकार का बैंक है। तो सारे जो बैंक हैं उनका फादर कौन है, आरबीआई। तो पहले हम बैंकिंग के अंदर शुरुआत करते हैं किसकी, आरबीआई की। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बात ये उन दिनों की है जब इंडिया में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ होगा। ये नोटिस में आया कि भाई बहुत सारी कंट्रीज में अपने अपने सेंट्रल बैंक हैं, लेकिन हमारी कंट्री में कोई ऐसा बैंक ही नहीं था जिसको हम सेंट्रल बैंक बोल सकें, जो देश के बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक साबित हो। तो ये यहाँ पे ये बोला गया कि भाई हर एक कंट्री में अपना अपना सेंट्रल बैंक है, तो इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक तो होना ही चाहिए। बिना सेंट्रल बैंक के जो बाकी के बैंक हैं वो प्रॉपरली काम कर नहीं पाएंगे। तो बाकी के बैंक्स को भी कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए इंडिया में बैंक तो होना ही चाहिए। तो बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि किस समिति, किस कमेटी के कहने पर इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई होगी। किस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एक बैंक तो होना ही चाहिए, बिना बैंक के काम चलने वाला नहीं है। तो किसने बोला भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर शुरुआत ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर हुई तो हुआ ये कि भाई इंडिया में बेटा 1926 में, 1926 में इसके लिए कमीशन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को नेम दिया गया क्या, क्या हो रहा है ये प्रॉपर चलन क्यों नहीं रहा है। उस कमेटी का नाम था क्या, हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी ने आरबीआई को के लिए ये बोला
कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक तो होना ही चाहिए, बिना सेंट्रल बैंक के देश के बैंक प्रॉपर्ली कंट्रोल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले इंडिया में सभी बैंक प्राइवेट बैंक होते थे, कोई बैंक सरकारी बैंक होता ही नहीं था। अगर कोई बैंक सरकारी बैंक ही नहीं है, वो सभी बैंक प्राइवेट हैं, तो नो डाउट प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक हो या प्राइवेट कंपनी हो, वही होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। प्रॉफिट उनको होगा तो वो काम करेगी, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो भाई जब वो काम ही नहीं करेंगी, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पे एक नियंत्रण बनाने के लिए देश के अंदर ये बोला गया कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी हमें ये बताएगी कि हम कैसे इंडिया में बैंकिंग को और अच्छा करने के लिए उस पर एक अथॉरिटी, एक अधिकृत संस्था बना सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में हिल्टन यंग कमीशन, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, बेटा किस कमेटी की अनुशंसा से आरबीआई देश में स्थापित हुआ होगा, तो आप क्या बोलोगे कि उस कमेटी का नाम क्या है, हिल्टन यंग कमेटी या हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कब, 1929 में। इस कमीशन ने बेटा अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1929 में, और रिपोर्ट का नाम क्या था, रिपोर्ट मतलब इसको हम बिल कह सकते हैं, विधेयक बिल पास कराया गया, उस बिल का नाम क्या था, उस बिल का नाम था रॉयल कमीशन, बेटा रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से ये बिल पास कराया गया देश की पार्लियामेंट में। और जब ये बिल पास हो गया, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड बेटा, जब ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद ये बोला गया कि भाई अब तो ये बिल पास हो ही गया, तो क्यों ना अब इंडिया में इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद क्यों ना अब इंडिया में आरबीआई को स्थापित किया जाए। तो भाई जब बिल पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, देश की पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो गया, तो बेटा इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडिया में आरबीआई एक्ट बन गया। ये इंडिया एक पार्लियामेंट्री कंट्री है, यहाँ पर बेटा पार्लियामेंट का रूल चलता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट कहती है इंडिया में वैसा ही होता है। तो भाई एक इतना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, देश के अंदर एक बैंक बनने जा रहा है जो कि सभी बैंकों पे नजर रखेगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बिल तो पास कराया ही गया होगा ना। प्रियंका कश्यप, अभी बेटा ये फर्स्ट ही स्लाइड है, ज्यादा स्लाइड अभी हुई नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ही है। तो बेटा इंडिया में पार्लियामेंट ने इसको परमिशन दे दिया, पार्लियामेंट के कहने पर, पार्लियामेंट्री कमीशन के बाद इसको कानून बनाया गया, इसको एक लॉ बना दिया गया। जब लॉ बन ही गया है तो क्यों ना भी इसका अधिनियम पास कर दिया जाए। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ इंडिया में 1934 में। ठीक है, इंडिया में ये एक्ट पास हुआ 1934 में। अब जब एक्ट भी पास हो गया, है, फिर क्या बोला गया कि भाई जब एक्ट भी पास हो ही गया है तो क्यों ना आरबीआई को स्थापित किया जाए। तो बेटा आरबीआई को स्थापित किया गया कब, आरबीआई स्टैब्लिश हो गया। आरबीआई की स्थापना हुई कब, हुई स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई स्थापित हो गया 1 अप्रैल 1935 में। जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में, उसके बाद ये बोला गया कि भाई आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होगा, बेटा आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होगा वो कोलकाता रखा जाएगा। ठीक है, 1935 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। कोलकाता, उस टाइम पर कोलकाता था, कोलकाता नहीं था। हाँ, तो कोलकाता लिख देते हैं। तो बेटा इंडिया में स्टार्टिंग में कलकत्ता में आरबीआई का हेडक्वार्टर होता था 1935 में, लेकिन 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद इस हेडक्वार्टर को चेंज करके 1937 में परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो अगर कोई पूछे आपसे, बताओ एट प्रेजेंट आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, मुंबई। गुड आफ्टरनून राम नरेश। हाँ जी, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। कब स्टैब्लिश हुआ वहां पर, 1937 में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को, सभी को क्लियर है इतना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। क्लियर, चलो ओके। अगर आप लिख लेते हो तो आप मुझे एक बार थम्स अप कर दिया करो, मुझे लगेगा आइडिया कि हाँ आपने लिख लिया है। ठीक है,
वरना फिर मैं आगे लिखती जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ठीक, तो इंडिया में आरबीआई की शुरुआत हुई। ओके, चलो अब बेटा इंडिया में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था? मुंबई में। अब इसके अलावा आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिसेस, 4 रीजनल ऑफिसेस खोले गए। इनको कभी कभी आपको दिखाई देगा लिखा हुआ लोकल बोर्ड भी, कहीं कहीं पर आरबीआई इनको लोकल बोर्ड भी कह देता है। आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड होते हैं जो कि चारों दिशाओं में है। ठीक है, नॉर्थ में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रीजनल ऑफिस मतलब क्षेत्रीय कार्यालय। एक है ईस्ट में कोलकाता के अंदर, कोलकाता और एक है बेटा साउथ में चेन्नई और एक है वेस्ट में मुंबई। इसके 4 लोकल बोर्ड होते हैं। ठीक है, और हर एक लोकल बोर्ड में 5-5 सदस्य होते हैं। हर एक लोकल बोर्ड के अंदर 5-5 मेंबर भी होते हैं। हर एक लोकल बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, 5-5 मेंबर्स का बोर्ड होता है आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि भाई आरबीआई को जब ओपन किया गया होगा तो आरबीआई कितने अमाउंट से ओपन हुआ, कितना पेड अप कैपिटल से आरबीआई को स्थापित किया गया? अब सिंपल सी बात है, इतना बड़ा हम बैंक ओपन करने जा रहे हैं, फ्री में तो नहीं ओपन हुआ होगा ना कुछ तो पैसा लगा होगा। तो उस टाइम पर आरबीआई को ओपन करने के लिए कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करी गई होगी? तो बेटा उस टाइम पर आरबीआई की जो पेड अप कैपिटल थी, आरबीआई कितनी पूंजी से, कितने पैसों से एस्टैब्लिश हुआ? तो आरबीआई 5 करोड़ रुपए से स्थापित किया गया। 5 करोड़ रुपए उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम होती थी। उस टाइम पर 5 करोड़ रुपए से आरबीआई को ओपन किया गया, जिसके अंदर 5 लाख रुपए के 100 शेयर्स थे। 100 शेयर थे 5-5 लाख रुपए के। 5-5 लाख रुपए के 100 शेयर्स से आरबीआई को स्थापित किया गया। आप समझिए कि अगर आप उस वक्त में रहे होते और आप आरबीआई में कुछ इन्वेस्टमेंट करते, अगर आप उसका 1 शेयर भी लेते तो आपको 1 शेयर 5 लाख का पड़ता। समझ में आ रही है? ठीक, तो 5 करोड़ से। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या आरबीआई ने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को भी दी हैं क्या आरबीआई पाकिस्तान का भी बैंक बन के रहा है क्या? तो बेटा बिल्कुल रहा है। ठीक है, इवन पाकिस्तान का ही क्यों, बर्मा, जिसको आज की डेट में हम म्यांमार कह देते हैं, आरबीआई बर्मा और पाकिस्तान दोनों को आरबीआई ने अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है, पाकिस्तान का और बर्मा का बैंक बन के रहा है आरबीआई। बर्मा का बैंक बन के रहा है अप्रैल 1947 तक, और जून 1948 में, बेटा जून 1948 में ये पाकिस्तान का भी बैंक बन के रहा है। जून 1948 में आरबीआई ने अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को भी दी हैं। ठीक है, इसको अच्छे से छाप लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आरबीआई। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई ये ओपन तो हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर। ठीक है जी, ये आरबीआई ओपन हुआ है बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर। अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से अपना मूव ऑन कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पैकअप कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देश छोड़ के यहाँ से जा रही है, पाकिस्तान से हमारा पार्टीशन हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है हमसे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर खोले गए बैंक को अपना बैंक बनाएंगे, अगर हम आरबीआई को अपना बैंक बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा सिंपल सी बात है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, आरबीआई को नेशनलाइज्ड करना पड़ेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए आप कि आरबीआई इंडिया में कब हुआ नेशनलाइज्ड, कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया होगा? चलो स्लाइड चेंज कर रहे हैं, यहाँ तो सबको क्लियर है, सभी ने एथिकल लिख लिया होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण लिख लो जरा। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बताओ आरबीआई स्थापित कब हुआ और आरबीआई नेशनलाइज्ड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये कि आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, एक प्राइवेट बैंक को हम देश का सरकारी बैंक बनाने जा रहे हैं, तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो पार्लियामेंट में बिल पास कराया गया ही होगा ना। तो किस नाम से बिल पास हुआ पार्लियामेंट में? तो उस बिल का नाम क्या था? उस बिल का नाम था
ट्रांसफर टू पब्लिक, बेटा ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। देखो आरबीआई को हम सरकारी बैंक बनाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट आरबीआई को सरकारी बैंक बना रही है। मतलब क्या है कि इसको गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है कहां पर, अपने अंडर में। यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पब्लिक से मतलब है गवर्नमेंट, सरकार से मतलब है पब्लिक का। ट्रांसफर टू गवर्नमेंट की ओनरशिप, ओनर मतलब कौन होता है, मालिक। अब इसकी मालिक कौन बनेगी, देश की सरकार। ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ये बिल पास हुआ होगा इंडिया में 1948 में, और इसके बाद इंडिया में 1 जनवरी 1949 को बेटा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया, आरबीआई हो गया नेशनलाइज्ड। दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है, बोथ डेट्स आर इंपॉर्टेंट। स्लाइड चेंज करनी है क्या? नंदिनी पांडे, क्या इशू आ गया है? मेरे को 1 मिनट के लिए। नंदिनी पांडे, स्लाइड चेंज हो गई है, क्या चेंजेस हैं, क्या डाउट रह गया बेटा? स्लाइड चेंज, ओके डन, चलो ठीक। तो भाई आरबीआई स्थापित हुआ, उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि भाई आरबीआई के बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स का बोर्ड है आरबीआई का? तो बेटा लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बोर्ड में कितने होते हैं मेंबर्स? तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई के बोर्ड में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, 21 सदस्यों का बोर्ड है आरबीआई, ठीक है। 21 मेंबर्स का बोर्ड है आरबीआई। कौन कौन शामिल है? तो भाई इसमें शामिल है, पहली बात तो गवर्नर ऑफ आरबीआई, बेटा आरबीआई के गवर्नर इसमें शामिल हैं, वही इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, उन्हीं को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। फिलहाल अभी कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास, एट प्रेजेंट 25th गवर्नर है आरबीआई के। मिस्टर शक्तिकांत दास एट प्रेजेंट 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और ध्यान रखो आप कि जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, ये अपॉइंट होते हैं बेटा, ये इलेक्ट नहीं होते, नॉमिनेट नहीं होते, ये अपॉइंट होते हैं। कौन करता है इनको अपॉइंट? अपॉइंटेड बाय देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको देश की केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। कब तक के लिए? गवर्नर ऑफ आरबीआई कब तक के लिए अपॉइंट होंगे? फॉर 3 years, 3 साल तक के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। अगर गवर्नर ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनका काम समझ में आ रहा है, तो इनके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। और अगर ये खुद से चाहें रिजाइन करना, तो टाइम से पहले ये रिजाइन भी कर सकते हैं। इट मीन्स इनका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है और इनके टाइम पीरियड को घटाया भी जा सकता है। बट हाँ, नॉर्मली ये 3 years के लिए अपॉइंट होते हैं। तो मिस्टर शक्तिकांत दास 2018 में अपॉइंट हुए थे और अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इनके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद और कौन होंगे? तो भाई उसके बाद जो मेंबर हैं इसके अंदर 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, 4 होंगे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बेटा 4 हैं इसके अंदर डेप्यूटी गवर्नर। और कौन है? 4 मेंबर्स में कौन है? 4 मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स सदस्य, 4 मेंबर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड। अभी आपको बताया था कि 4 लोकल बोर्ड होते हैं इसके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और हर एक लोकल बोर्ड में 5-5 मेंबर्स होते हैं। तो होगा क्या? होगा ये कि उन चारों में से एक एक मेंबर आएगा। वो जो 5 मेंबर का बोर्ड है, चारों लोकल बोर्ड में एक एक मेंबर आएगा और यहाँ पर आके उसका बोर्ड मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 मेंबर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड। एंड बेटा 2 मेंबर होंगे इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय से।
2 मेंबर इसके अंदर होते हैं वित्त मंत्रालय से, ठीक है, 2 मेंबर होंगे वित्त मंत्रालय से, और 10 मेंबर्स नॉमिनेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 सदस्यों को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से देश के आरबीआई में 21 सदस्यों का बोर्ड है आरबीआई। गुड आफ्टरनून नूतन। 21 सदस्यों का बोर्ड होता है आरबीआई। इसमें एक है चेयरमैन आरबीआई के, जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, 25वें गवर्नर हैं एट प्रेजेंट मिस्टर शक्तिकांत दास, ठीक है। 4 इसमें होते हैं डिप्टी गवर्नर, 4 सदस्य होंगे लोकल बोर्ड से। लोकल बोर्ड क्या होते हैं हम इससे पहले समझ चुके हैं। और भाई 2 मेंबर होंगे इसके अंदर वित्त मंत्रालय से, और बेटा 10 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कि बेटा देश के अंदर वित्त मंत्री कौन है, देश के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव कौन है, देश के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, देश के अंदर फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमण। मिसेस निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है बेटा? टीवी सोमानाथन। टीवी सोमानाथन नाथन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? मिस्टर वी अनंत नागेश्वर। नागेश्वर। और फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अभी फिलहाल 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं मिस्टर NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ध्यान रखो, 1 रुपए के नोट पर हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं बेटा। 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होंगे 1 रुपए के नोट पर, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। तो देश के वित्त मंत्री हैं मिसेस रमन, निर्मला सीतारमण। ये देश की 28th फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। मिसेस रमन 28th फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं फिलहाल अभी मिस्टर टीवी सोमनाथन। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बेटा CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर वी अनंत नागेश्वर। मतलब क्या? मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। और देश के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है मिस्टर NK सिंह, नंद किशोर सिंह। अगर ये स्लाइड क्लियर हो गई है आपको, थम्स अप करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसे कर दो, ऐसे वाला, ऐसे करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है रवि यादव? वेरी गुड, चलो वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब बेटा क्वेश्चन मेरा है आपसे, बताओ नेक्स्ट कि भाई देश के पहले RBI गवर्नर का नाम बताओ। RBI के पहले गवर्नर, RBI के फर्स्ट गवर्नर। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं थोड़े बहुत गवर्नर्स के नेम। तो RBI के पहले गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ RBI, पहले सबसे पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI कौन रहे होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सुकुमार सेन नहीं, सुकुमार सेन तो बेटा इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं रवि यादव। वो तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन पहले। स्लाइड बैक करनी है क्या प्रियंका? बताओ क्या रह गया है? प्रियंका अगर हो जाए तो बेटा जल्दी बताओ, और फिर बाद आगे बढ़ेंगे। डन? हाँ वेरी गुड राम नरेश, बहुत सही। हो गया है ऑल स्लाइड सभी का? प्रियंका, CA का नेम है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वर, वी अनंत नागेश्वर, वी अनंत नागेश्वर, ऐसे वाला वी 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 अनंत नागेश्वर। हाँ जी,
तो भाई फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के 1935 से लेकर 1937 तक रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। बेटा सेकंड गवर्नर इंपॉर्टेंट है। देखो 25 गवर्नर हो चुके हैं, 25 गवर्नर के नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं के नाम याद रखो जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। सभी गवर्नर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड गवर्नर कौन इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो इंपॉर्टेंट? बेटा सेकंड गवर्नर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पहले गवर्नर है मिस्टर सर जेम्स टेलर। सर जेम्स टेलर, क्या हो रहा है ये? सर जेम्स टेलर 1937 लिखा था मैंने, इतना अच्छा गड़बड़ हो गई। सर जेम्स टेलर 1937 से लेकर 1943 तक जेम्स टेलर आरबीआई के बेटा सेकंड गवर्नर थे। ये गवर्नर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने पहली बार किसी नोट पर अपने सिग्नेचर किए। इससे पहले इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टैंप लगती थी, सिग्नेचर नहीं होते थे। तो पहली बार किसी करेंसी पर, किसी कागज के नोट पर अपने सिग्नेचर करने वाले गवर्नर बने हैं सर जेम्स टेलर। और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो नोट होता है ये कागज का नहीं होता, ये कागज नहीं है भाई। जो नोट होता है वो कॉटन का होता है, कपास का। नोट कॉटन के रैग से बनता है, कॉटन रैग, ठीक है। नोट कभी भी कागज का नहीं होता। अगर नोट आपसे कहीं गिर जाता है या नोट पानी में गिर जाए, मशीन में कभी कभी घूम जाता है नोट, आप घुमा दोगे उसको, मशीन में धो दोगे नोट को, तो नोट जल्दी से फटता नहीं है, क्योंकि वो कॉटन का बना है। उसको आप धुलकर प्रेस कर दोगे तो नोट चल जाता है ना। बहुत आसानी से नोट फटता नहीं है, क्योंकि नोट वो कोई आम कागज नहीं है, उसको गवर्नमेंट जर्मनी से इंपोर्ट कर रही है, वो कॉटन रैग है, ठीक है। तो पहली बार किसी नोट पर अपने साइन करने वाले गवर्नर हैं कौन? जेम्स टेलर। इतना क्लियर है सभी को? हाँ, बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स क्लास टीजीटी पीजीटी चल रही है बेटा, ठीक है। फिर थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई, थर्ड गवर्नर इंपॉर्टेंट है। थर्ड गवर्नर मैगी, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है मैगी। ये क्लास बीपीएससी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहा है बेटा। ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है बैंकिंग, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट बैच चलेगा अभी शाम को नहीं 2 से 3 में, उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। हाँ, टॉपिक ये सब में कॉमन है, सब में ये टॉपिक कॉमन है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, वो पीआरटी हो टीजीटी पीजीटी हो, इतना बैंकिंग तो आपसे पूछ ही लेगा, ठीक है। सभी के लिए कॉमन है, डोंट वरी, ये सब में आएगा, ठीक। बहुत ज्यादा हाई लेवल भी नहीं करा रही मैं आपको, बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं करा रही, जो भी पे कॉमन एग्जाम है टीचिंग वाले वो सब में आएगा, हाँ ठीक है। हाँ मैगी ये पेट के लिए भी है। इतना ब्रीफ में नॉलेज आपको बैंकिंग सेक्टर की होनी चाहिए, इसके हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ। ये टॉपिक बैंक में कई बार इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाई थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई इंपॉर्टेंट है, थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन? मिस्टर सीडी देशमुख। मिस्टर सीडी देशमुख, केडी देशमुख नहीं ना, राम नरेश, नॉट केडी देशमुख, इट इज नॉट केडी, इट इज सीडी देशमुख। सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ बेटा, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ये इंपॉर्टेंट। पहले आरबीआई के भारतीय गवर्नर 1943 से लेकर 1949 तक रहे। आरबीआई के तीसरे गवर्नर, आरबीआई के थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। इतना क्लियर है? वेरी गुड पूजा। चलें बढ़े फिर आगे, हो गया सभी का इतना? अगर हो जाए थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया है तो क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। देश के तीसरे नंबर के गवर्नर हैं और आरबीआई के तीसरे गवर्नर और इंडिया के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। कोई नहीं, इट्स ओके राम नरेश,
हो जाता है बेटा, ऐसा भी होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए आप, फोर्थ गवर्नर ऑफ आरबीआई। भाई फोर्थ गवर्नर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्गेस्ट टर्म, सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक आरबीआई को अपनी सर्विसेज दी हैं। सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक कौन? मिस्टर रामाराव। मिस्टर रामाराव चौथे नंबर के गवर्नर, 1949 से लेकर बेटा 1957 तक। मिस्टर रामाराव 1949 से लेकर 1957 तक ये बने रहे आरबीआई गवर्नर, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक। मिस्टर राजेश्वर रामाराव। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट है, बताओ कि भाई मिस्टर मनमोहन सिंह देश के कौन से नंबर के गवर्नर थे? मिस्टर मनमोहन सिंह कौन से नंबर के गवर्नर? तो बेटा मिस्टर मनमोहन सिंह जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मिस्टर मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये 1982 से लेकर 1985 तक गवर्नर रहे हैं मिस्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखिए आप बेटा, मिस्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। ठीक है, और देश के 13th प्राइम मिनिस्टर। देश के प्रधानमंत्री बने ये 4 से लेकर 14 तक, और फाइनेंस मिनिस्टर 1991 से लेकर 1996 तक, और आरबीआई गवर्नर 1982 से लेकर 1985 तक। मिस्टर मनमोहन सिंह, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर सिंह। तो बेटा 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर मनमोहन सिंह, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट हैं कौन? इसके बाद फिर इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट हैं 16वें गवर्नर, 16th गवर्नर ऑफ आरबीआई। 16वें गवर्नर कौन बने? आरबीआई के 16वें गवर्नर। तो 16th गवर्नर ऑफ आरबीआई बने, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनके जो टाइम पीरियड है वो सबसे छोटा है, शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम टाइम के लिए। कब से कब तक? ये गवर्नर बने हैं 14 जनवरी 1985 से लेकर 5 Feb 1985 तक, लगभग 20 दिन, लगभग 20 दिन के लिए। ठीक है, लगभग 20 दिन के लिए बने आरबीआई गवर्नर, लगभग बेटा 20 दिन के लिए। क्लियर है मिस्टर मनमोहन सिंह? फिर क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि मिस्टर उर्जित आर पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर उर्जित आर पटेल, आई थिंक नाम सुना होगा आपने इनका पहले भी। मिस्टर उर्जित आर पटेल बेटा 24th गवर्नर है आरबीआई के। ये ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। प्रियंका कश्यप, मिस्टर मोदी देश के 14वें नंबर के गवर्नर है ना, क्योंकि 13वें नंबर पे कौन है? मिस्टर मनमोहन सिंह। उनके बाद तो मिस्टर मोदी आए हैं, तो 14वें नंबर के गवर्नर है मिस्टर प्रधानमंत्री है मिस्टर मनमोहन सिंह, सॉरी मिस्टर मोदी। 14वें गवर्नर, 14वें देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उर्जित आर पटेल ये बेटा 24th गवर्नर है आरबीआई के, 24वें गवर्नर है आरबीआई के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इंडिया को, क्या हो रहा है ये वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इंडिया को महंगाई, इन्फ्लेशन टारगेट बताया है।
इन्होंने ये बोला कि इंडिया में, देश के अंदर महंगाई कितना होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया के अंदर महंगाई को लगभग 4% +2 -2 होनी चाहिए। तो देश के अंदर महंगाई है वो कितनी होनी चाहिए? इन्होंने क्या बोला कि इंडिया में महंगाई लगभग 4% +2 -2 होनी चाहिए। क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि महंगाई देश के अंदर इंडिया में 2% से कम ना हो और 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महंगाई इतनी भी ना हो कि हमारी पॉकेट हमें अलाउ ना करे परचेज करने के लिए, और महंगाई इतनी कम भी ना हो कि जो लोग चीजें बना रहे हैं उनको उनकी लागत भी ना मिले। तो इंडिया में महंगाई 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए, और अगर ये 4 के आसपास होती है तो बहुत अच्छी बात है, महंगाई को इतना होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन को लगभग 4% +2 -2 होना चाहिए, और अगर ये 4% होती है तो इट्स ओके। तो हमने जो टारगेट किया हुआ है 2021 से लेकर 26 के लिए हमने टारगेट किया है कि देश की जो महंगाई है वो मिनिमम कम से कम कुछ तो होनी चाहिए ना, 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम महंगाई कितनी होनी चाहिए? 6% होनी चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम 6, ये हमारा टारगेट है 26 तक के लिए। इससे भी पहले 2016 से लेकर 21 में हमने ये टारगेट लिया था, सेम टारगेट, उसी को हमने कंटिन्यू किया है, उसी को हमने लगातार कंटिन्यू कर दिया। देश की महंगाई को इतना होना चाहिए। तो जो ये इन्फ्लेशन का टारगेट है, जो ये मुद्रास्फीति का लक्ष्य है, इसको डिसाइड करने वाले कौन है? मिस्टर उर्जित आर पटेल, ये आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं, और इन्होंने रिजाइन किया खुद से ही। ठीक है, इन्होंने अपनी जॉब खुद से छोड़ी, और ये अपॉइंट हुए थे बेटा, ये अपॉइंट हुए थे सितंबर 2016 में, और उनको 19 तक बने रहना था, लेकिन इन्होंने दिसंबर 2018 में टाइम से पहले, लगभग 9 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया। लगभग 9 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया। इतना सबको क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट है अगर तो प्लीज पूछिए, और नहीं है तो बोलो कि मैडम आगे चलो, एकला चलो, आगे चलो। जो भी आप सब पढ़ रहे हैं, सब आप बिहार से हैं क्या? नितन, पूजा, डन, ओके। चलो, विनती, वाह, विनती, अजीत, नूतन, ठीक है, बहुत सही। मेरे को समझ में आ गया कि आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक है, अब बेटा थोड़ा समझ लो कि इंडिया में, देखो पहली बात तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ कुछ तो डिफरेंस है ही। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भाई बैंक नोट्स क्या होते हैं और क्या होते हैं बच्चों करेंसी नोट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स। अच्छा, आप झारखंड से हैं कंचन? अच्छा, हाँ, झारखंड में एक बार गई थी बेटा। बैंक नोट एंड करेंसी नोट दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही लाइट डिफरेंस है। वो क्या है वो थोड़ा समझ लो भाई। बैंक नोट वो नोट होते हैं जिन्हें आरबीआई छापता है। बैंक नोट प्रेस बाय आरबीआई। बेटा ध्यान रखना कि जो नोट होते हैं वो छपते हैं, कहाँ छपते हैं? प्रेस में। प्रेस मतलब छापा खाना। जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स, वो गढ़ते हैं कहाँ? मिंट में। मिंट बोले तो टकसाल। सिक्के गढ़ते हैं, नोट छपते हैं छापा खाना में। ठीक है, ओके। और ध्यान रखो, मैं लिखाऊंगी आपको, इंडिया में 4 मिंट हैं और 4 ही प्रेस हैं जहां नोट छपते हैं और सिक्के बनते हैं। 4 मिंट हैं और 4 ही टकसाल हैं। ठीक, जबकि करेंसी नोट्स, जबकि ये नोट्स प्रेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जबकि जो करेंसी नोट है बेटा, जो करेंसी नोट है
वो देश के वित्त मंत्रालय के अंदर छपते हैं, देश की गवर्नमेंट के अंडर में छपते हैं। हालांकि इसको जो डायरेक्शन है, जो दिशा निर्देश हैं, वो आरबीआई ही देता है, लेकिन फंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी की हुई है। डायरेक्शन आरबीआई ही देगा, लेकिन फंडिंग गवर्नमेंट ने अपनी की हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस नोट डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्कुलेट बाय आरबीआई। बेटा बैंकों तक नोट को पहुंचाना, बैंकों तक नोट को पहुंचाना, और बैंक फिर आपको जो नोट देता है वो काम किसका है? आरबीआई का। आरबीआई ही नोट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग बैंकों में भेजता है। ठीक है, बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इट मींस कहने का मतलब ये कि आरबीआई ही दुनिया देश के अंदर नोट को सर्कुलेट करता है। ठीक, जबकि ये नोट भी आरबीआई ही देखेगा। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना और पूरे देश में फैलाना, सर्कुलेशन बाय सेम आरबीआई, बाय सेम आरबीआई। इतना क्लियर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट, इस पे जो हस्ताक्षर होंगे, जो सिग्नेचर होंगे, दिस नोट सिग्नेचर्ड बाय बेटा गवर्नर ऑफ आरबीआई, बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये जो नोट है इस पे साइन किसके होंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई के होंगे। ठीक है, इस पे जो साइन है वो किसके होंगे? नोट साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। अब आप मुझे बता दो कि इंडिया के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव, वेरी गुड खुशबू, वित्त सचिव, वेरी गुड। बेटा इंडिया में लेके 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट को हम बैंक नोट कह रहे हैं, और 1 रुपए का नोट कहलाता है करेंसी नोट। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, ऑल कॉइन्स, बेटा 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के प्रेस होते हैं, मिंट होते हैं अंडर किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट को, वेरी गुड रजिया, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट को कौन छापता है? आरबीआई। तो साइन भी किसके होंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई के होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? और आप याद रखना कि इंडिया में मैक्सिमम बेटा 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है मैक्सिमम, और इंडिया में 1000 रुपए तक का सिक्का मैक्सिमम बनाया जा सकता है। इंडिया में 10,000 रुपए तक का नोट, ये देश का हाईएस्ट, मैक्सिमम, अधिकतम डेनोमिनेशन है कि भाई देश के अंदर बड़े से बड़ा कितने अमाउंट तक का नोट छापा जा सकता है। भारत में देश के अंदर बड़े से बड़ा कितने अमाउंट तक का नोट छापा जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट और मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का सिक्का बनाया जा सकता है। और सिक्के बनते हैं कहाँ पर? मिंट में। बेटा सिक्के बनते हैं टकसाल में, मिंट, और नोट छपते हैं कहाँ पर? प्रेस, छापा खाना, प्रेस में, प्रेस के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? वेरी गुड, बहुत सही, क्लियर हो गया। थम्स अप करो, आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ ही रहे हैं वैसे। हो गया होगा आपका, मैं ये मान के चल रही हूँ, हो गया होगा। हो गया सभी का क्लियर? खुशबू, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो रुपी का सिंबल है ना, ये जो रुपया है बेटा, दिस सिंबल ऑफ रुपी, इसको डिजाइन किसने किया है? इसका डिजाइनर कौन है? इसके डिजाइनर है कौन? मिस्टर डी उदय कुमार। बेटा डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया कब? 2010 में, डी उदय कुमार ने। और ये नोट पे छपना शुरू कब से हुआ? यूज में कब से आया? 11 से आया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जी नोट पे गांधी सीरीज होती है, जो गांधी जी के नोट, जो गांधी जी छपके आते हैं नोट पर, वो कब से आने लगे हैं? तो 1996 से गांधी सीरीज के नोट हम देख रहे हैं। ठीक है, गांधी सीरीज, वेरी गुड। डी उदय कुमार कौन? ये आईआईटी मुंबई,
IIT मुंबई। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, बताओ देश का पहला IIT कहाँ पे ओपन हुआ, तो बेटा देश का फर्स्ट IIT क्या कौन सा है? IIT खड़गपुर। खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है। 1951 में देश का पहला IIT बना। ठीक है, देश का पहला IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? हाँ चिरंजीव, ठीक है। अब देखो बेटा, जहां पे मिंट है, टकसालें, इंडिया में 4 टकसालें हैं। कहाँ कहाँ पर भाई? एक है ये मुंबई में, एक होगी कोलकाता में बेटा, एक होगी हैदराबाद में, हैदराबाद, एक है नोएडा में, नोएडा। ठीक है, मुंबई में स्टैब्लिश कब हुई? 1830 में, कोलकाता में 1903 में, हैदराबाद में 1950 में, नोएडा में 1989 में। अब हमको ये पता कैसे चलेगा? अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कोई भी सिक्का कहाँ से बनकर आया है, कोई भी सिक्का बेटा कहाँ से मिंट होकर आया है, ये बात हमको पता कैसे चलेगी? तो क्या देखोगे आप? अब आप ये देखोगे कि भाई जो सिक्का मुंबई मिंट का है, उसके ईयर के जस्ट नीचे कैसे डायमंड सी शेप बनी है, मतलब ऐसे वाली, जैसे ईंट नहीं होती है ब्रिक ताश के पत्तों पर, वैसे सी, बहुत ही छोटी होगी, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगी आपको। इस तरीके से एक शेप बनी है सिक्के पर, ईयर के बिल्कुल नीचे। ठीक है, कोई कॉइन अगर कोलकाता का है तो बेटा ईयर के जस्ट नीचे कोई भी साइन नहीं होता, नो साइन, कोई भी सिंबल नहीं डाला गया है। कोई कॉइन अगर हैदराबाद से है तो ईयर के जस्ट नीचे मान लो एक बना होगा स्टार, बहुत ही छोटा सा आपको स्टार देखने को मिल जाएगा, ऐसे, इसकी शेप ऐसे है कुछ, एक बहुत ही छोटा सा हो दिखेगा आपको स्टार। ठीक है, और कोई कॉइन अगर नोएडा से है तो ईयर के जस्ट नीचे आपको हल्का सा डॉट दिखाई देगा, तो समझ जाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, तो समझ जाओ कि सिक्का नोएडा से है। तो आप ये पता कर लेना कि आपके पास कहाँ कहाँ के सिक्के रखे हैं। इतना क्लियर है सभी को? चलें बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। इतना हो गया है क्या सभी का? इतना क्लियर है सबको? चलो जी, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेटा कॉइन नोट की, तो देखो नोट 2 तरीके से छपते हैं। एक ही छपते हैं BRBNMPL के अंदर, एक छपते हैं ये SPMCIL के अंदर। कंफ्यूज मत होना, ये 100% RBI के अंडर में आती है। यहाँ जो नोट छपते हैं उनकी फंडिंग RBI करती है 100%। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, इसमें जो फंडिंग है 100% वो गवर्नमेंट की है, लेकिन दिशा निर्देश कौन देगा? इसको भी RBI। ठीक है बेटा, दिशा निर्देश कौन देगा? इसको भी RBI। RBI के निर्देशन में ही यहाँ पर नोट छपते हैं, RBI के निर्देशन में यहाँ पर नोट छपते हैं। क्या मतलब है इसका? समझ में आ जाएगा आपको नाम से ही। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण मतलब छापना, मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका बेटा हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। जबकि ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज
प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, प्रिंट करना मिंट करना, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर नोट छपते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ 2006 में, जबकि ये स्टैब्लिश हुई है 1978 में। अब इन दोनों के ही अंदर दो दो प्रेस हैं जहां नोट छपते हैं, दो प्रेस आती हैं जहां पे नोट छपते हैं। एक प्रेस इसके अंदर मैसूर में, मैसूर में बेटा कर्नाटका में, जहां पर नोट छपते हैं, कर्नाटका, वो आती है BRBNMPL के अंदर। एक है सालबनी, वेरी सालबनी, जहां पे नोट छपते हैं, सालबनी इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक। इसके अंदर दो प्रेस आते हैं जहां पे नोट छपते हैं, एक है नासिक, नासिक कहाँ, महाराष्ट्र में, और एक है क्या, देवास, देवास इज इन MP, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड 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 गुड। इतना सबको क्लियर है? तो ध्यान रखना 4 प्रेस हैं और 4 ही मिंट हैं, ठीक है। 4 प्रेस बेटा 4 मिंट। ओके जी। सो अभी आप ये क्लास को तो कर रहे हैं फिलहाल के लिए वाइंड अप, और आप ये क्लास फिर से अगेन शुरू होगी 2 से 3 में, एंड आई होप कि आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। यही टॉपिक चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे फिर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है बजट, पब्लिक फाइनेंस, क्या होता है बजट, कौन से आर्टिकल में आता है बजट, कौन बनाता है बजट, ये सब कुछ आप पढ़ोगे कल बजट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक आपका एग्जाम होता है, जब तक आपका एग्जाम होता है, मैं आपको जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपके टॉपिक के, वो सारे कवर करा दूं। हाँ जी रजिया, आपकी क्लास बेटा 2 से 3 में स्टार्ट होगी अगेन। आज ही 2 से 3 में आपकी क्लास को हम वापस से करेंगे स्टार्ट। कल क्लास कंप्लीट नहीं, अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए क्लास कंप्लीट हुई है। आज ही आपकी क्लास में फिर से हम शुरू करेंगे क्लास को, क्योंकि आपको जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो काफी पीछे अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपकी क्लास को 2 से 3 में फिर से शेड्यूल किया गया है इकोनॉमिक्स को, तो 2 से 3 में वापस मिलेंगे, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।